तो आज हम बच्चों कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 4 गति के नियम के अंतर्गत एक अंतिम डेरिवेशन इस चैप्टर का है। वंकित सड़क पर, जिसको बैंकिंग रोड, कौन सा रोड बोलते हैं? बैंकिंग रोड या वंकित सड़क पर कार की चाल का सूत्र निकालना है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं वंकित सड़क कहलाती कहलाए, ठीक है ना। ऐसी सड़कें जैसे ये है, मान लो ये कहलाती है, ऐसे जा रही है, ये कहलाएगी हमारी समतल सड़क। रोड पर ऐसी जा रही है समतल। अगर इसको मैं बाहर से थोड़ा सा उठा दूं, इस टाइप से बना दूं, तो ये कौन सी सड़क कहलाएगी हमारी? फिर वंकित सड़क। बाहर का किनारा थोड़ा उठा है, अंदर का किनारा थोड़ा सा दबा हुआ है, झुका हुआ है, तो थीटा कोण पर मान लो बाहर का किनारा उठा हुआ है, तो इसको बोलते हैं सड़क का बंकन। आपसे कोई पूछे कि सड़क के बंकन से आप क्या समझते हैं, तो वृत्तीय मोड़ पर सड़क के बाह्य किनारे को आंतरिक किनारे की तुलना में थोड़ा ऊपर उठाए देना सड़क का बंकन कहलाता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं बंकन कोण, इसको क्या बोलते हैं? और ऐसी सड़क को बोलते हैं वंकित सड़क। क्लियर हो गई ना बात? क्या क्या है यार? सड़क का बंकन, बंकन कोण और वंकित सड़क, ठीक है ना। जो आपसे पूछा जाए स्पष्ट वही चीज बतानी है। अब इस पर कार की चाल का सूत्र निकालना है। वंकित सड़क से हमें फायदा क्या होता है? एक्चुअली में जब सड़क वंकित बनाई जाती है तो मोड़ पर टायर और वो कार को गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाता है, जिससे घर्षण के कारण टायर की क्षति कम हो जाती है ना। तो अपन सीधी कार के डेरिवेशन पर आ जाते हैं। ये मान लीजिए एक वंकित सड़क है, आप समझ गए ना किस टाइप की? ये सड़क ऐसी बनी है, बोर्ड के अंदर जा रही है, बाहर से अंदर की ओर। अब इस सड़क पर एक कोई कार है। अब मैं कार को कैसे बना दूं, आप कैसे समझ जाओगे? हम तो ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई कार है, क्योंकि कार तो यहां से वहां जा रही है, तो कैसे समझ में आएगा? नहीं है तो समझ लेना ये क्या है, कोई कार है, ये अंदर की ओर जा रही है, ठीक है ना। वंकित सड़क पर है, ये वंकित रोड है और इसका बंकन कोण है, ठीक बात समझ में आ रही ना। क्योंकि कार थोड़ी सी तिरछी है ना, तो तल के लंबवत कौन कौन से बल काम करेंगे इस पर? देखो, पहला अभिलंब प्रतिक्रिया बल आर। आर हमेशा जिस तल पर वस्तु रखी हो उसके लंबवत काम करता है, तो जो हो गया आर। दूसरा डब्ल्यू, ये हमेशा कहाँ काम करता है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, डब्ल्यू। क्लियर होगी ना बात? अब ये देखा जरा और देखते हैं कौन इसका आंसर दे पाता है। कौन दे पाता है सोच लो। आप बता सकते ये वाला कौन कितना होगा? थोड़ी देर को इसको सीधा मान लो ऐसे। अब आप इसको जितना तिरछा करोगे, जितना यहां से उठेगा उतना ही तो यहां से झुकेगा। नहीं समझे बात को? इसके लंबाई ऐसे है, ऐसे है, तो देखो ये है, देखो ये हो गया हमारा अभी आर, ऐसा है यार। तुम इसको उठाओ तो आर वाली जो लाइन है वो ऊर्ध्वाधर से उतना ही कोण बनाएगी जितनी ये सड़क बनाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये वाला कोण कितना होगा? थीटा होगा। वेरी गुड। ये वाला कोण कितना होगा? थीटा। दिमाग में बता के थीटा कहाँ बनाना है, क्योंकि मैं पूरे 5-10 मिनट चित्र पर ही देने वाला हूँ। चित्र सही तो पूरा डेरिवेशन सही। अब हम जानते हैं वृत्तीय मोड़ों पर क्या होता है। वृत्तीय मोड़ों पर कारें कहाँ फिसलने का प्रयास करती हैं? बाहर की ओर। इसलिए फ्रैक्शन कहाँ काम करेगा? तो यहाँ पर फ्रैक्शन इसके तल के समांतर काम करेगा, क्योंकि तो घर्षण का नियम है। घर्षण का नियम क्या बोलता है कि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत तो तल के समांतर कार्य करता है। तो ये होगा हमारा क्या? एफ। एक घर्षण हो गया, ध्यान देना। अब मैं यहां से एक रेखा खींच रहा हूं, ध्यान दो बच्चों, सब बच्चे ध्यान दो। यहां पर देखो ये है। अब आप बता सकते ये वाला कोण कितना होगा? कितना सिंपल है। ये दोनों देखो, ये और ये समांतर रेखा है, तिरछी रेखा। चलो बता दो, थीटा ही होगा। इसको बोलेंगे एकांतर अंतः कोण। कौन से कोण है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या एकांतर अंतः कोण। तो थीटा कहाँ कहाँ बनाना है? याद हो गया? यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, ठीक है ना। अब हम आर का करेंगे वियोजन। तो जिस दिशा में कोण बनता है उस दिशा में घटक क्या होता है? कॉस थीटा होता है ना।
तो ऊपर की ओर इसका घटक क्या होगा, आर कॉस थीटा। इस तरफ क्या होगा, हाँ ध्यान देना बच्चों, है ना। चलो ऐसे एफ का वियोजन होगा, एफ का इस दिशा में घटक क्या होगा, एफ कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, एफ साइन थीटा। बस हमें इन्हीं बलों में संतुलन स्थापित करना है, बस इतना ही काम हमारा है। समझ आ गई ना बात, ये पता होना चाहिए कहां पर कौन सा बल काम कर रहा है, ठीक है ना। तो नीचे की ओर कौन कौन से बल काम कर रहा है, एफ साइन थीटा और कौन सा, W बराबर एम जी। तो दोनों जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में जो बल कार्य करते हैं वो क्या हो जाते हैं, और ये काय के बराबर होगा। तो एफ साइन थीटा प्लस एम जी आर कोस थीटा को बैलेंस करेगा। अब सेंटर की ओर कौन सा बल काम कर रहा है, सेंटर की ओर आर साइन थीटा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे और जुड़ करके क्या प्रदान करेंगे, अभिकेंद्री बल। इनको एम बी के बटे आर के बराबर कर देना है, बस एक समीकरण को दो में भाग देना है, डेरिवेशन निकल आएगा। लेकिन चित्र अगर सही बना तो क्लियर हो गया, सबको चित्र समझ में आ गया, आ गया। यहां पर लिख देते हैं, बंकित सड़क पर कार की चाल, कार की गति, माने बंकित सड़क पर कार गति का चित्र है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो अब शुरू करें डेरिवेशन को। अब इस चित्र के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो यहां पर माना AC एक बंकित सड़क है जो क्षैतिज से थीटा कोण पर झुकी है, अर्थात इसका बंकन कोण कितना है, थीटा है। इस पर एक कार भी चाल से गतिशील है। कार का संपूर्ण द्रव्यमान स्मॉल m है। कार किस चाल से गतिशील है, भी चाल से। कार का संपूर्ण द्रव्यमान क्या है, स्मॉल m, ठीक है ना। किसी क्षण कार पर निम्न बल कार्य करेंगे, कौन कौन से बल कार्य करेंगे, नंबर 1 कार का भार बल, कार का भार बल कौन सा होगा, W बराबर mg। कहां पर, आप हिंदी में लिखोगे ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, जहां मैंने एरो बनाया वहां पर तुम्हें क्या लिखना है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ध्यान देना। दूसरा कौन सा बल काम करेगा, दूसरा अभिलंब प्रतिक्रिया बल, अभिलंब प्रतिक्रिया बल R। एक काम ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर ऊपर की ओर, क्या लिखना है इसमें, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर से कोण बनाएगा लेकिन कहां काम करेगा, ऊपर की ओर। तीसरा जल्दी बताओ, घर्षण या टायर व सड़क के बीच घर्षण बल F, कहां पर, सड़क के समांतर अंदर की ओर, कहां काम करेगा ये, सड़क के केंद्र की ओर नहीं बोलना है, सेंटर की ओर नहीं कर रहा है, सड़क के ढलान के अनुदेश अंदर की ओर या नीचे की ओर, ठीक है ना। ये 3 बल काम करेंगे, क्लियर है ना। अब R को निम्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, R को निम्न घटकों में वियोजित किया जा सकता है, चलो कौन सा, नंबर 1 R cos थीटा, इसमें लिखना ऊर्ध्वाधर, हाँ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, वेरी गुड। दूसरा बोलो R sin थीटा, केंद्र की ओर, मोड़ के केंद्र की ओर। अब लिखें इसी प्रकार, ध्यान देना बच्चों, इसी प्रकार किसको, F को निम्न घटकों में वियोजित किया जा सकता है,
कौन कौन से घटकों में? नंबर 1 एफ कोस थीटा, कहां पर? केंद्र की ओर, मोड़ के केंद्र की ओर। दूसरा एफ साइन थीटा, कहां पर? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, क्लियर होगी ना बात? अब संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में एफ साइन थीटा हुआ एम जी मिलकर आर कोस थीटा को बैलेंस करेंगे तथा आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा मिलकर के गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेंगे। ठीक है ना? इस प्रकार मानिए जो मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा? कि संतुलन की अवस्था में एफ साइन थीटा व एम जी दोनों मिलकर आर कोस थीटा को संतुलित करेंगे। अर्थात हम ऐसा लिख देंगे, यहां लिख देंगे एफ कोस थीटा बराबर, आर लिखना है, आर कोस थीटा बराबर एफ साइन थीटा प्लस एम जी। क्लियर होगी ना बात? इसके ऊपर भाषा लिखना है। भाषा क्या लिखना है कि संतुलन की अवस्था में एफ साइन थीटा व एम जी आर कोस थीटा को संतुलित करेंगे। अर्थात फिर समीकरण बना देंगे, या आप इसको ऐसा लिख देना, इसका इस तरह पंक्चन कर दो तो आ जाएगा आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा बराबर एम जी। इसको दे देना समीकरण 1। कितना समझ आ गया? फिर लिखोगे नीचे इसी प्रकार आर साइन थीटा व एफ कोस थीटा दोनों मिलकर वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल एम डी स्क्वायर बटे आर को संतुलित करेंगे। समझ आएगी ना बात? अर्थात फिर लिख दो, क्या लिखना पड़ेगा? एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू एम डी स्क्वायर बटे आर। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या इतना सबको समझ में आ गया? आप ये दोनों समीकरण बना लोगे। अब आपको काय का मान निकालना है? भी, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 भागे 1 से, याद रखना 2 में 1 का भाग देना। तो यहां पर आएगा एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम बेस का बटे आर बटे एम जी। क्लियर है सभी को? एम जी और एम से एम कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारा। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अंश और हर में आर कोस थीटा से भाग दे रहा हूँ। अंश व हर में किससे भाग दे रहा हूँ? जल्दी बताओ। आर कोस थीटा से भाग देने पर, देखो जरा इससे भाग देने पर क्या मिलता है। इसका भाग देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आएगा एफ कोस थीटा बटे आर कोस थीटा धन आर साइन थीटा बटे आर कोस थीटा बटे आर कोस थीटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा अपॉन आर कोस थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। समझ आया सभी को? इतने में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। अब यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? ये कॉस से कॉस, आर से आर, ये पूरा आर कॉस थीटा आर कॉस थीटा, बस। ठीक है ना? अब हमें पता है एफ बटे आर बराबर होता है म्यू, घर्षण का नियम। घर्षण के तीसरे नियम में क्या लिखा है? एफ बटे आर इक्वल टू क्या होता है? यहां पर लिख देंगे, चूंकि एफ बटे आर इक्वल टू म्यू, इसको क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। बोलते नहीं बोलते हैं? तो यहां पर एफ बटे आर को क्या लिख देंगे? म्यू प्लस साइन बटे कॉस मतलब टेन थीटा बटे 1 ऋण एफ बटे आर मतलब म्यू, और यहां पर क्या आएगा?
tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। इतना समझ आया सभी को? अब आर जी का त्रिया गुणा कर दो इस तरफ। किसका गुणा कर देंगे? आर जी का। इस तरफ का साफ करना है ऊपर का। तो अब यहां पर आर जी का हम त्रिया गुणा कर रहे हैं आर जी का, तो यहां पर क्या आएगा? आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? हमें काय का मान चाहिए? इसका हटा दो, तो यहां पर क्या आएगा? तो यहां पर लिख देंगे या v बराबर इसका रूप लगा दो, वैसे यही हमारा सूत्र है। आर जी अंदर म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा। लो हो गया भैया आंसर। ये है किसी बंक के सड़क पर कार की चाल का सूत्र। ठीक है ना? तो किसी बंक रोड, बंक के सड़क पर कार की चाल का सूत्र क्या होता है? जल्दी बताओ। b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू टेन थीटा। इतना सबको समझ आ गया? अब सुने यहां पर क्या होता है बच्चों, आपसे पूछा जाता है इस प्रश्न में साथ में, यदि बंक के सड़क पर, मतलब आपको प्रश्न ऐसा आ जाता है कि बंक के सड़क पर कार की चाल का सूत्र प्राप्त कीजिए, और यदि घर्षण शून्य हो तो क्या बंक के सड़क पर कार निकल जाएगी? यदि घर्षण क्या है? शून्य है, तो क्या कार निकल जाएगी? आइए देखते हैं कार निकलेगी नहीं निकलेगी। देखो यहां पर विशेष स्थिति, विशेष स्थिति, ध्यान दो बच्चों, विशेष स्थिति, यदि म्यू इक्वल टू 0, अगर घर्षण शून्य है, म्यू इक्वल टू, तब देखते हैं v का मान क्या निकलेगा। तब बोर्ड पर ध्यान दो, तब v इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ आर जी, यहां पर आएगा 0 प्लस टेन थीटा, नीचे 1 माइनस 0 इंटू टेन थीटा इक्वल टू आर जी, 0 में टेन थीटा जोड़ेंगे तो टेन थीटा तो आएगा, नहीं आएगा, और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0, 0 का टेन थीटा में गुणा करेंगे 0, तो एक में से 0 घटाएंगे तो एक बचेगा, तो आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी? आर जी टेन थीटा। इसका मतलब क्या हुआ? चूंकि v का मान 0 नहीं आया, इसका मतलब हुआ कि घर्षण 0 होने पर भी बंक के सड़क पर कार निकल जाएगी। अगर घर्षण 0 है तब भी बंकित रोड पर कार क्या होगी? और कार की स्पीड उस समय कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। तो ये उस केस में लगाते हैं जब फ्रैक्शन 0 हो, और ये उस केस में लगाते हैं जब फ्रैक्शन 0 नहीं है। थोड़ा और पीछे लौटते हैं, कल हमने पढ़ा था v मैक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, यानी म्यू आर जी, कल पढ़ा था इसको। अब यहां पर देखो, यदि म्यू का मान 0 हो तो v का मान भी 0 निकलेगा, नहीं निकलेगा? बात समझ में आ रही भाई? आप म्यू का मान 0 देखो, 0 0 का सब में गुणा होगा 0, तो v मैक्स भी कितना निकलेगा? ये चीज बता रही है कि समतल सड़क पर घर्षण 0 होने पर कार नहीं निकल पाएगी। समतल सड़क है, अगर बंक नहीं है मोड़, समतल वृत्तीय सड़क है, तो समतल वृत्तीय सड़क पर कार घर्षण 0 होने पर नहीं निकल पाएगी, बिल्कुल भी निकल पाएगी, स्पीड 0 है। लेकिन बंक की सड़क पर कितना अंतर आ गया दोनों में? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर घर्षण की वैल्यू कम हो गई, घर्षण का इंपॉर्टेंस कम हो गया, अतः टायर की क्षति कम होती है। बंक के सड़क पर टायरों की क्षति कम होती है, जबकि संतरवर्ती सड़क पर मोड़ते समय कारों के टायरों की क्षति ज्यादा होती है। तो बंक के सड़क का, अब आपको यहाँ पर कोई पूछे कि बंक के सड़क के लाभ क्या है, पूछ लेते हैं बंक के सड़क के लाभ। तो पहला तो लाभ यह है कि बंक के सड़क पर कार संतरवर्ती सड़क की तुलना में अधिक स्पीड से निकल सकती हैं, पहला। दूसरा, बंक के सड़क पर गतिशील कारों के टायरों की क्षति कम होती है।
तीसरा, यदि घर्षण शून्य हो तब भी बंके सड़क पर कार निकल जाए, लेकिन समतलवर्ती सड़क पर नहीं निकल पाएगी। अंतर समझ में आ गया? तो आपको लाभ हैं वो दोनों के। एक हमारा बंके सड़क का डेरिवेशन, जो वृत्तीय गति पढ़ी है अभी, ध्यान दें, अभी हमने पढ़ा है क्षैतिज वृत्त में गति। जदाध्यन क्या कर दिया है, अगर कोई चीज ऐसी घूम रही हो, इसको बोलते हैं ऊर्ध्ववृत्त। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्ध्ववृत्त में जो गति होती है वो क्षैतिज वृत्त में गति से अलग होती है। क्षैतिज वृत्त की गति आसान है, इसमें चाल एक सी रहती है। चाल कैसी रहती है? एक समान चाल बनाए रख सकते हो आप, लेकिन ऊर्ध्ववृत्त में एक समान चाल बनाए रखना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, इसको ये ऊर्ध्ववृत्त है, ठीक है ना, ध्यान दो बच्चों, ऊर्ध्ववृत्त। आप एक वस्तु को आप घुमा रहा है, यहाँ से ये यहाँ पर रस्सी से बांधा, उसको ऐसे मान लो ये रस्सी बंधी है, चलो यहाँ पर मान लेते हैं, और ये आप यहाँ पर एक बाल्टी को घुमा रहे हो। काय को घुमा रहा है? मान लो एक बाल्टी को घुमा रहे हैं आप, ठीक है ना, इस टाइप से, इस मोशन को घुमा रहे हैं एक रस्सी से पकड़ करके। ध्यान देना पूरी बात पर, है ना। देखा आपने घुमाते ही, अखाड़े में तो घुमाते हैं वो ऐसे लेकर के बाल्टी को, हम वहीं पहुंचने वाले हैं। देखो अब, तो यहां से इस तरफ से बस बाल्टी ऊपर जाएगी, यहां से बाल्टी, तो यहां से उसकी स्पीड घटेगी, तो कम होगी ना अगर एक सी ताकत लग रही हो। यहां से क्या होगी? इसका मतलब स्पीड एक समान ही होगी, यानी कि ऊर्ध्ववृत्त में वस्तु की गति अलग टाइप की होगी। ऊर्ध्ववृत्त में वस्तु की गति कैसी होगी? अलग। जो वर्टिकल सर्कल होता है, वर्टिकल सर्कल, एक होता है हॉरिजॉन्टल सर्कल, एक होता है वर्टिकल। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, थोड़ी क्रिटिकल होती है। अब यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर ये बाल्टी को मान लो घुमाया जा रहा है, तो बाल्टी को अभी के अंदर बल चाहिए पड़ेगा, नहीं चाहिए पड़ेगा? चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जरा फील करो यहाँ पर कौन से बल लग रहे होंगे। एक रस्सी में तनाव बल T, ये कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर, रस्सी में खिंचाव रहेगा ना, और इसका भार बल कहाँ काम करेगा? भार तो हमेशा नीचे की ओर होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसे अपन इसको जाएंगे, घुमाएंगे, ऐसे जाएंगे। आप बता सकते हो तनाव ज्यादा कहां पर होगा? मैं यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, या जहां है अभी वहां पर होगा? रस्सी में तनाव ज्यादा कहां होगा? नीचे ही होगा यार। अब देखो मजे की बात, नीचे क्यों होगा? अब देखो मजे की बात, है ना। ये पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी पर देखो, जब बी पर आओगे तो बाल्टी उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? बी पर बाल्टी कैसी हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी बाल्टी। तो उसका भार भी कहां काम करेगा और तनाव भी कहां काम करेगा? अब तनाव भार एक ही दिशा में आ गए, तब डोरी में तनाव नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, भार भी वही काम कर रहा है। लेकिन जब नीचे आएगा तब क्या होगा बताओ? अब यहाँ पर देखो, तनाव बल की दिशा कहां हो जाएगी? भार बल की। यहाँ पर तनाव बल अंदर की ओर और भार बल नीचे की ओर। समझ में आ रही बात? कंडीशन समझ में आ रही? अगल बगल में क्या होना है? यहाँ पर भार नीचे तनाव अंदर, दोनों लंबवत हैं, और लंबवत हो अगर फोर्स और वो तो वर्क जीरो हो जाता है, उस कंडीशन में आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है तनाव ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर रस्सी का खिंचाव है ऊपर की और भार कहाँ पर है? अब ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं। इसको बोलते हैं मार्ग का उच्चतम बिंदु, इसको बोलते हैं मार्ग का निम्नतम बिंदु। इसको क्या बोलते हैं? मार्ग का। अब मैं जो भी बात बोलूंगा बिंदु के नाम से बोलूंगा। ऊपर वाले को बोलते हैं मार्ग का उच्चतम बिंदु। कौन से वृत्त की बात कर रहे हैं हम? ऊर्ध्व वृत्त की, है ना। ऊर्ध्व वृत्त में ये कहलाता है मार्ग का उच्चतम बिंदु, ये कहलाता है मार्ग का निम्नतम बिंदु। जब मार्ग के उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य होता है, मान लीजिए यहाँ पर T की वैल्यू क्या है, और ऐसा हो जाता है मार्ग के उच्चतम बिंदु पर, ऐसा होता है। जब मार्ग के उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य होता है, तब इस समय इस बिंदु पर वस्तु की चाल को बोलते हैं क्रांतिक चाल।
क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक चाल बोलते हैं, याद करो इसको। इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी होती है। अब क्योंकि आप लोगों को ये पोर्शन पुस्तक में आपके कोर्स में है नहीं है, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्या बोलते हैं इसको? क्रांतिक चाल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वेलोसिटी। इससे कम चाल से कोई वस्तु ऊर्ध्व वृत्त में गति नहीं कर सकती। इससे कम चाल से कोई वस्तु ऊर्ध्व वृत्त में गति नहीं कर सकती। इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऊर्ध्व वृत्त में क्रांतिक चाल समझ में आ गई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जब डोरी में तनाव शून्य हो, तब मार्ग के उच्चतम बिंदु पर वस्तु की चाल को क्रांतिक चाल कहते हैं। क्रांतिक चाल से कम चाल पर कोई वस्तु ऊर्ध्व वृत्त में गति नहीं कर सकती। इससे कम चाल से नहीं कर सकती। ये सबसे न्यूनतम चाल होती है। क्लियर होगी ना बात कि नहीं हो गई है? अब इस समय तनाव क्या है? शून्य। कितना है? अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। अब ये तनाव शून्य है, फिर ये कहां आएगी? इतना एकदम से बढ़ जाएगा। जब वस्तु की चाल क्रांतिक उच्चतम बिंदु पर वस्तु की चाल क्रांतिक चाल के बराबर होती है, तब निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव उसके भार का 6 गुना होता है। याद करो इस आंकड़े को। जब वस्तु ऊर्ध्व वृत्त में गति करती है और उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य होता है, तब निम्नतम बिंदु पर डोरी में तनाव भार का 6 गुना होता है। माने मान लीजिए इसका भार 10 किलोग्राम है, तो डोरी में तनाव होगा 60 किलोग्राम। 6 गुना होता है उसका। ये यहां बड़ा याद करना है, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है आपसे। कब? केवल कौन से वृत्त के लिए बता रहे हैं? ऊर्ध्व वृत्त के लिए। तो बताओ ऊर्ध्व वृत्त में निम्नतम बिंदु का डोरी में तनाव कितना होता है? जब उच्चतम बिंदु पर तनाव 0 था, भार का 6 गुना। उसके भार का रस्सी के टूटने के चांस सबसे ज्यादा कहाँ होंगे? नहीं होंगे। ऊपर टूटने के चांस नहीं। डोरी में तनाव क्या है? 0 है। डोरी में तनाव ही नहीं है ऊपर। क्रांतिक चाल किसे कहते हैं? जब मार्ग के उच्चतम बिंदु पर डोरी में तनाव शून्य होता है, तब वस्तु की न्यूनतम चाल को क्या बोलते हैं? उसकी ये घूम रही है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट ऑफ आर जी। अंडर रूट ऑफ आर क्या है? त्रिज्या। जी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है ना। अब ध्यान दो। अब देखिए अगली चीज पर आते हैं अपन। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, यहाँ पर ये भार का कितना गुना हो गया? 6 गुना। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्व वृत्त में घुमाने पर उच्चतम बिंदु पर बाल्टी के उल्टा हो जाने पर भी पानी नीचे नहीं गिरता, क्यों? ऐसा होता है? ऐसा होता है, अखाड़े में करते हैं वो लोग। क्या है प्रश्न? कि पानी से भरी बाल्टी को ऊर्ध्व वृत्त में घुमा रहे हैं। किसमें घुमा रहे हैं? तो मार्ग के उच्चतम बिंदु पर बाल्टी कैसी हो जाएगी? तब भी उसका पानी नीचे नहीं गिरता, क्यों? इसका आंसर देना है कि इस समय वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल वस्तु के भार से प्राप्त होता है। यानी इस समय वस्तु का भार काय के बराबर हो जाता है? अभिकेंद्र बल के बराबर हो जाता है, इसलिए पानी नीचे नहीं गिरता। यानी इसका भार, क्योंकि घूम रही है, तो कौन सा बल चाहिए? तो वो कहां से मिलेगा? तनाव 0 है, भार से मिलेगा। समझ गया ना। तो हम क्या बोलते हैं इसका आंसर? कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व वृत्त में घुमाया जाता है और मार्ग के उच्चतम बिंदु पर उसके उल्टे होने पर भी वस्तु नीचे नहीं गिरती है, इसका कारण रहता है कि इस समय वस्तु का भार वृत्तीय गति आवश्यक अभिकेंद्र बल के बराबर होता है, उससे संतुलित हो जाता है वो। यानी कि एम जी, यहाँ पर एम भी इसके बटे आर से बैलेंस हो जाएगा। एम जी किससे बैलेंस हो जाएगा? एम जी किससे बैलेंस होगा? एम भी इसका बटे एम से एम कट गया, आर का गुणा कर दो तो आर जी बराबर भी स्क्वायर। तो भी बराबर आ गया अंडर रूट आर जी। एक सूत्र प्रूफ हो गया। क्या का सूत्र प्रूफ हो गया? जल्दी बताओ। चाल का तुम्हें याद रहेगा। समझ आई ना बात? भार को किससे बैलेंस करना है? अभिकेंद्रीय बल से बैलेंस करना है। क्लियर होगी ना बात? लेकिन याद रखना, उसकी चाल बना के रखनी पड़ेगी। चाल आर जी से कम नहीं होना चाहिए, अंडर रूट आर जी। माने जितना ज्यादा आर उतना ज्यादा भी। अगर बहुत लंबी रस्सी है तो चाल बहुत ज्यादा चाहिए, और अगर रस्सी छोटी है तो भी कम। तो कम चाल से भी चल जाएगी। तो छोटे व्रत में कम चाल में चल जाएगा काम, लेकिन बड़े व्रत में चाल ज्यादा चाहिए पड़ेगी। ठीक है ना। इसी में आपको एक और आता है, इसी में
मौत का कुआं देखा आपने? तो मैं आपने तो देखा ये वाला मौत का कुआं, ये वाला भी होता है, ये देखा किसी ने? देखा है? ऐसी वाला होता है, बॉल होती है बॉल, उसमें मोटरसाइकिल चलाता है ऐसी, है ना? गिरता नहीं है, कारण यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चालक उच्चतम बिंदु पर उल्टा होने पर भी नीचे नहीं गिरता, क्यों? कारण क्या होगा? इस समय मोटरसाइकिल का भार अभी के बल के बराबर होता है। अच्छा, ऐसा कब होगा? जब उसकी चाल एक निश्चित चाल के बराबर है, उससे ज्यादा होगी, तो वो चाल किससे निकलेगी? अंडर रूट आर जी। तो आर और जी से पहले चाल कैलकुलेट की जाती है, तो उतनी चाल से चलेगा तो नहीं गिरेगा, लेकिन चाल अगर कम हो गई तो वहीं से टपक जाएगा। इसलिए तो बोलते हो इसको क्या क्या हुआ, मौत का कुआं, वहीं से गिरेगा, उल्टा मर जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास है वो ऊर्ध्ववृत्त में, तो आप समझ गए ऊर्ध्ववृत्त में गति क्षैतिज वृत्त में गति से कैसी होती है? अलग होती है। ठीक है ना?